नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम नंदवाला है और हम सब आप सभी के लिए विभिन्न प्रकार के पेपर लेकर आते रहते हैं और पेपर से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं वह भी डालते रहते हैं। और जितने भी छात्र हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करूँगा कि आप सभी मेरे जितने भी आगे वीडियो आएंगे उन्हें देखेंगे और उससे जो भी मैं आप सभी की मदद कर सकूँगा वह कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए। इसी श्रेणी में मैं आज आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का MCQ का एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रश्न जो कि विभिन्न प्रश्न पत्रों जो कि पहले के सालों में किए जा चुके हैं, जो एग्ज़ाम में आए थे बच्चों के लिए, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह मैं आप सभी के लिए चयनित कर लाया हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, वह तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है वह क्या होता है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो समाज में घुलने से किसी व्यक्ति को रोकती है। अब प्रश्न जो है उसमें सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि जो प्रश्न है उसमें से जो आंसर नहीं है उसे काटने की कोशिश कीजिए। जैसे सामाजिक बहिष्कार, तो बहिष्कार करना, समाज में किसी को घुलने मिलने से रोकना, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहिष्कार क्या होता है? बहिष्कार का मतलब होता है उसे समाज से निकाल देना, तो वो तो हो नहीं सकता। सामाजिक समावेश, समाज में मिलाना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो उसे घुलने मिलने से रोकना है। तो ना बहिष्कार होगा ना समावेश। अब रह गया असमानता और स्तरीकरण, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा स्तरीकरण के कारण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे आपको कोशिश करना है प्रश्नों को हल करने का। लिंग अनुपात, अब ये प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, या प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे। तो हमें पता है कि जो पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियों की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका उत्तर, कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या में छोटी आयु वर्ग के बच्चों का अनुपात अधिक होने का कारण क्या है। तो जब बच्चों की जो छोटे वर्ग के बच्चे हैं उनकी अगर जनसंख्या अधिक हो रही है, इसका मतलब है कि मृत्यु दर बढ़ चुकी है। मृत्यु दर बढ़ेगी तो छोटे बच्चों की जनसंख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उच्च मृत्यु दर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये थोड़ा सोचने वाला प्रश्न था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें उच्च जन्म दर लगा के आ जाते हैं और गलत कर जाते हैं। कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों के अनुपात से क्या अभिप्राय है। तो व्यक्तियों के अन्य विभिन्न प्रकार के आयु वर्गों के जो जनसंख्या का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे आयु संरचना कहा जाता है। आयु संरचना का अध्ययन कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। कांग्रेस की कार्यसूची में किस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। कांग्रेस के कार्यक्रम में किस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, यह प्रश्न जो है यह आपके बुक में बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। इसे आप खुद प्रश्न हल करने का कोशिश करेंगे, और जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जो बच्चा इसका उत्तर देगा उसको मैं लाइक करूंगा और उसका नाम भी बताऊंगा अगले वीडियो में, हो सकता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मातृवंशीय और पितृवंशीय पारिवारिक रूप का क्या आधार है। तो यह मातृवंशीय और पितृवंशीय जो है इसका आधार है हमारा निवास स्थान। या तो लड़के घर पर जाएगा लड़की, या फिर लड़की घर पे लड़का जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे क्या है, पितृवंशीय है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई। ये जो बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, ये लगभग हर बार पेपरों में देखा जाता है और लगभग सभी बच्चों को इसका उत्तर भी पता होगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो 1952 सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो 2026 वाला पिरामिड संबंधित आयु समूहों के अनुमानित भावी आकार को दर्शाता कौन है। तो अब ये सीधी सी पिरामिड से संबंधित आयु समूहों की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयु पिरामिड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। जन्म दर दर्शाने के लिए किसी एक विशेष क्षेत्र में एक निर्धारित अवधि के दौरान जीवित उत्पन्न हुए बच्चों को क्या कहते हैं। तो एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जो बच्चे जीवित जन्म लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं?
जनतर, इसलिए हमारा बी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। यह जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये बहुत सारे पेपरों, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो बोर्ड में पेपर लिए गए हैं, उन सब से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट के लाया हूँ। इसलिए इस पेपरों को लाने में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, परंतु मैंने कोशिश करी है कि इसमें से जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने छांटे हैं वो उसमें से ज़्यादातर प्रश्न इस बार आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जाति की अधिक्रमित व्यवस्था के बीच का अंतर आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है? ये हमारी शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित है कि जाति में अंतर किस चीज़ पे है, शुद्धता और अशुद्धता का ही तो अंतर है कि कोई जाति कहा जाता है शुद्ध है और कोई जाति अशुद्ध कहा जाता है। अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति हुई है। कास्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह शब्द जो है हमारा, यह पुर्तगाली शब्द है। क्या है? पुर्तगाली शब्द है। सी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, सैद्धांतिक तौर पर जाति व्यवस्था को सिद्धांतों के दो समुच्चयों के मिश्रण के रूप में समझा गया है। अब यह जो है वह विभिन्नता और अलगाव के आधार पर या फिर संपूर्णता और अधिक्रम के आधार पर, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यह दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। भारतीय जनजातियों के इनमें से कौन सा स्थायी विशेषक नहीं है? भारतीय जनजाति में के इनमें से कौन स्थायी विशेषक नहीं है? तो कौन सा स्थायी विशेषक नहीं है इसमें से? जो हमारा आजीविका के आधार पर, आजीविका के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिन्होंने सत्य की खोज पर बल दिया था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ज्योतिबाई फूले। ज्योतिबाई फूले। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मेरी भी मेहनत काम आए। और चलते हैं आगे बिना किसी देरी के 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचारों का व्यवहार जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पूर्वाग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह। कि मतलब एक समूह के जो सदस्य हैं वो दूसरे समूह के बारे में क्या सोचते हैं, ये क्या हो जाता है? पूर्वाग्रह। आगे चलते हैं। डैश या जनजातियों को ऐसा वनवासी समझा गया है जिनके पहाड़ी या जंगली इलाकों के विशिष्ट परिस्थितियों के आवास ने उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया है। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? खासी जनजाति। आगे चलते हैं। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए श्रेणीबद्ध करता है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो वर्गीकरण करते हुए श्रेणीबद्ध करता है? यह हो जाता है हमारा सामाजिक स्तरीकरण। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? सामाजिक स्तरीकरण। प्रश्न नंबर 18, जब धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होता है तो यह बढ़ावा देता है किसको? सांप्रदायिकता को। जब धर्म प्रधान हो जाता है किसी समाज में, सर्वोपरि हो जाता है, तो वहाँ पे संप्रदायवाद बढ़ जाता है। सामुदायिक पहचान का आधार क्या है? समुदाय किस पहचान के द्वारा पहचाने जाते हैं? तो वह जो पहचान है वो है जन्म पर आधारित पहचान मिलती है उन्हें। सातकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन मूल्यों को क्या कहा जाता है? इन मूल्यों को क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण। क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण कहा जाता है। प्रश्न में भी आत्मसातकरण दिया गया है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका डैश तो समान होता है पर इसे परिभाषित करना कठिन होता है। तो हमें पता है कि राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय है, पर यह जो है डैश क्या है जो आसान है पर इसे परिभाषित करना मुश्किल है।
तो जिसका वर्णन तो करना आसान है परंतु परिभाषित करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी। भारतीय लोगों को किस शासन का थोड़ा अनुभव आपातकाल के दौरान हुआ, जो जून 1975 से जनवरी 1977 तक लागू रही थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उपनिवेशवाद। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, उपनिवेशवाद। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 जो है, सन 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा का अभूतपूर्व पैमाने पर व्यापक दौर से किस पार्टी के शासनकाल में हुआ था। तो ये क्या हुआ था, 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा का अभूतपूर्व पैमाने पर जो भी व्यापक तौर पर पार्टी का शासनकाल था उस समय था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का उस समय क्या था, शासन था। प्रश्न नंबर 24, नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा निर्योग्यता अक्षमता के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है निर्योग्यता के बारे में, लोग हमेशा अक्षमता के साथ जन्म लेते हैं, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये। हमेशा ऐसा नहीं होता है, आज भी किसी कारणवश वह कोई व्यक्ति अक्षम हो सकता है। प्रश्न नंबर 25 जो है, रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह को डैश में स्थापित कर देती है। रूढ़िवादी सोच हो गई, मतलब पुरानी सोच एक तरह से बोल सकते हैं। तो उससे क्या, एक इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा, एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितने डीप से डीप क्वेश्चन हो सकते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी प्रश्न मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। और मैं चाहूँगा कि प्रोत्साहन के लिए आप सभी भी हमें लाइक और सब्सक्राइब जितना से ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए। प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं कि माल्थस के सिद्धांत के अनुसार भरण पोषण के साधनों का विस्तार गुणवत्ता रूप से होता है और दूसरा जो है वो जनसंख्या वृद्धि हमेशा गणितीय या समांतर रूप से होती है। कौन सा सही है? तो यह उत्तर जो होगा, माल्थस ने क्या कहा था कि भरण पोषण के साधनों का विस्तार गुणोत्तर रूप से होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, केवल एक। बहुत तेज गति से चल रही डैश की प्रक्रिया यह दर्शाती है कि यह महानगर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों और प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या प्रक्रिया चल रही है, शहरीकरण चल रहा है, पश्चिमीकरण चल रहा है, सांस्कृतिकरण चल रहा है या आधुनिकीकरण चल रहा है। तो ये सारे एक दूसरे से संबंधित तो हैं, पर यह महानगर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। अब ये आकर्षित क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे उन्हें आजीविका के साधन मिलेंगे, उन्हें जो खाद्य आपूर्ति हो सकती है। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, आधुनिकीकरण। आधुनिकी के कारण के कारण ये हो रहा है। बच्चों विश्वास करो, यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आ सकता है, क्योंकि यह जो है वह लगभग वो सारे प्रश्न हैं जो पेपरों में आते हैं। और मैं 100 से ज़्यादा प्रश्न, मतलब उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जितना समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कराने की। इनमें से किसने व्यापक रूप से महामारियों को नियंत्रण करने में सहायता की है? तो इसका तो उत्तर बहुत ही आसान हो जाएगा, स्वच्छता अभियान में। अब इसका तो कोई भी बता सकता है कि स्वच्छता जब बढ़ेगी तो साथ साथ उसे महामारियों से नियंत्रण भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? मुख्य शिल्पकार, अब ये प्रश्न जो है वो देखिए कितना आसान है, और यह कोई भी बच्चा प्रश्न को हल करने से पहले आप एक बार प्रश्न को अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ लें, और जो प्रश्न आपको गलत लगते हैं पहले उन्हें हटाने का प्रश्न कोशिश किया कीजिए, और जो बच जाते हैं उनमें से ध्यान से सोचकर फिर उस प्रश्न को, उस उत्तर को टिक लगाने की कोशिश करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, संविधान से जुड़ा हुआ है और मुख्य शिल्पकार इसके जो थे BR अम्बेडकर ही थे। आगे बढ़े तो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न आ जाएंगे इसमें। तो ये प्रश्न जो हैं आप खुद हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह
बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। 31वें प्रश्न पर चलते हैं। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ये जो प्रश्न है हमारा, सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु जी ने दिया था। किन्होंने दिया था? नारायण गुरु जी ने। ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम भी है, उत्तर भी है और प्रश्न भी है, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं और ट्रिक भी लगा सकते हैं। ट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चन को याद करने की कोशिश किया कीजिए, जोड़ने की कोशिश किया कीजिए, लिंक लगाने की कोशिश किया कीजिए हर प्रश्न से। हकदारी की पूर्ति का अभाव से अमर्त्य सेन का क्या अर्थ था? हकदारी का अर्थ होता है कि भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने के लिए लोगों की अक्षमता। तो ये लोगों का हक है, इसलिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने के लोगों का अक्षमता। जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर है। तो सही है, या डैश पर स्थित है, प्रतिस्थापन स्तर पर क्या है? स्थित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिस्थापन स्तर। जब जितने लोग मरते हैं उतने ही जन्म होते हैं, तो उसी स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन स्तर कहा जाता है। तो लगभग उसी स्तर पे आ जाता है। आगे चलते हैं कि 93वां संशोधन उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में किन वर्गों के लिए आरक्षण था? तो ये था हमारा असक्षम या निर्योग्य वर्गों के लिए। ठीक है, 93वां संशोधन किन के लिए था? असक्षम और निर्योग्य वर्गों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि जो डीप से डीप क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपको ये जो प्रश्न है वो बहुत सारे बड़े क्वेश्चनों के लिए भी क्लू देते हैं कि आप उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं इन प्रश्नों के द्वारा। आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न, वो प्रांत जहाँ गैर सांस्कृतिक जातियों का दबदबा था और उनका प्रभाव भी ज़्यादा था, तो वो कौन से जगह थे? इनके लिए अति उपयुक्त संकल्पना क्या थी? इसका था विसंस्कृतिकरण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विसंस्कृतिकरण। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37 है कि जनजाति जनसंख्या के कुल भाग की कितनी जनजाति जनसंख्या मध्य भारत में रहती है? तो कितनी जनसंख्या जनजाति जनसंख्याओं की रहती है मध्य भारत में? यह लगभग 85%। ये बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है जनजातियों की मध्य भारत में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या जाति शब्द के लिए सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? जाति को क्षेत्रीय या स्थानीय उप वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है, या फिर इसे एक खंडात्मक संगठन कहते हैं। तो ये सारे तो सही हैं, क्योंकि खंड के बारे में पढ़ना, वर्गीकरण क्षेत्रीकरण के आधार पर पढ़ना, ये सारी चीज़ें सही हैं। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने के बारे में नियम भी शामिल हैं, तो नियम मतलब हर चीज़ का तो नियम है जाति में। संपूर्ण भारत में सकल वर्गीकरण करना नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक तरह का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ऐसे कौन से कानून हैं जो किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक दूसरे राज्य का नागरिक बनाने का मान्यता देते हैं? तो ऐसे कौन से कानून हैं जो किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक दूसरे राज्य का नागरिक बनने की मान्यता देते हैं? यह हमारा कानून है दोहरी नागरिकता का कानून। दोहरी नागरिकता का कानून क्या हो जाएगा? जो हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में नागरिकता का मान्यता देता है। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षवाद क्या नहीं है? धर्मनिरपेक्षवाद क्या नहीं है? धर्मनिरपेक्ष होना मतलब सभी धर्मों को समान मानना। हमारा भारत भी क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पर कथन वो सही नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षवाद मतलब समान धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक पहचान अन्य सभी धर्मों की तुलना में सर्वोपरि। तो जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का बराबर होना, तो धार्मिक पहचान को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखा नहीं जा सकता, तो ये कैसे धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा? तो इसलिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो भारत की विभिन्नता को चुनौती देते हैं?
कौन से हैं जो भारत के विभिन्नता को चुनौती देते हैं। और ये प्रश्न जो हैं बहुत बार आते हैं कि भारत की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। इनसे प्रश्न जुड़े हुए मैंने जितने पेपर देखे हैं उसमें लगभग हर पेपर में इससे जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही आसान है कि चुनौतियाँ क्या हैं। क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, तीनों ही इसके क्या हैं उत्तर हैं। इसलिए उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक मातृभूमि होती है, एक मातृभाषा होती है, एक परिवार और निष्ठा होती है, जो सामुदायिक पहचान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि क्या है, एक सर्वव्यापी है, हर जगह पाई जाती है। संपत्ति एवं आय किस प्रकार की पूंजी है। संपत्ति और आय किस प्रकार की पूंजी है हमारी, यह हमारी आर्थिक पूंजी है। क्या है, आर्थिक पूंजी है। आगे चलते हैं। सामाजिक विषमता सामाजिक कैसे है, सामाजिक विषमता सामाजिक कैसे है, ये प्रश्न नंबर 46 है हमारा। यह हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप पढ़ लेंगे, समय ज़्यादा ना हो जाए इसलिए प्रयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से वैदिक अथॉरिटीज़ ऑफ वीडो मैरिज पुस्तक किसने लिखी थी। यह जो है हमारे M.G. रानाडे ने लिखी थी। किसने लिखी थी, M.G. रानाडे। ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पेपरों में आ चुका है। रानाडे से जुड़ा हुआ प्रश्न भी बहुत बार, इससे 5-7 प्रश्न तो ऐसे हैं जो हर बार ही आते हैं, ऐसे उससे जुड़े हुए प्रश्न जरूर आएंगे। आगे चलते हैं। किसने कहा कि आदिवासी समुदाय पिछड़ी हिंदू जाति है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि आदिवासी समुदाय पिछड़ी हिंदू जाति समुदाय है। तो ये हम कह सकते हैं G.S. धुरिये ने। किसने कहा था, G.S. धुरिये ने इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो प्रश्न हैं यह हमारे जो हैं वो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, जो कि पैसे से जुड़े हुए होते हैं। या आप कोशिश करेंगे कि खुद ये इसमें उत्तर भी लगे हुए होंगे शायद किसी किसी में, और इसमें से ढूंढ के भी आप लिख सकते हैं। और ये प्रश्न में ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और आप प्रश्न को स्वयं हल करने का कोशिश करेंगे। इसमें सारे लगभग तो पैसे जो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से एक जो 54 है वो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1905, जो कि पैसेज में नहीं मिलेगा आपको। चलते हैं आगे। ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही आसान होते हैं, और इसमें आपको आसानी से नंबर और पास होने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये सारे। अब चलते हैं हम आगे दूसरे प्रश्नों पर। अब ये जो है हमारा दूसरा है कि किस राज्य द्वारा जन कल्याण नीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए कौन से आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमारा क्या उत्तर हो जाएगा इसका, जनसांख्यिकी आंकड़े क्या हो जाएंगे, जनसांख्यिकी आंकड़े क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण होते हैं जन कल्याण नीति बनाने के लिए। आगे, औपनिवेशिक काल में भारत में पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। औपनिवेशिक काल, यह भी प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जनगणना से जुड़ी हुई। एक तो 1952 वाला जो था, और ये जो है 1900, जब औपनिवेशिक काल में सबसे पहले जनगणना कब कराई गई थी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या हो जाएगा हमारा 1901 में। ठीक है। आगे चलते हैं कि प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने क्या बोला कि ये जो प्रश्न है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। ये प्रबल जाति की धारणा किसने दी थी, M.N. श्रीनिवास ने दी थी। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में जाति व्यवस्था के भीतर हाल ही में मिली गतिशीलता की प्रक्रिया की पहचान M.N. श्रीनिवास ने किस रूप में की थी। कि हमारी संस्कृतिकरण के कारण रूप में की थी, कि भारत में संस्कृतिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जो छोटी जाति के लोग हैं वो बड़ी जातियों का अनुकरण बहुत तेज़ी से उनके तरह जीवन को व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा जनजातियों का अर्जित विशेषक है। अर्जित विशेषक क्या है जनजातियों का, यह है आजीविका के साधन। इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनजाति एक आधुनिक शब्द है जिसको डैश के लिए प्रयोग
में लाया जाता है। जनजाति एक आधुनिक शब्द है जिसको पुराने निवासियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो बड़ी है लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारे कंटेंट मिलेंगे जो आपको फिर एमसीक्यू करने की आवश्यकता वैसे आप करिए, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है वो इसी में से आने की संभावना रहेगी। और वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तो आने की पूरी संभावना है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुँचे और उन बच्चों को भी इससे सहायता मिले प्रश्न में अच्छे नंबर लाने के लिए। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था भाषा के आधार पर। आगे चलते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि क्या होती हैं? सामाजिक होती हैं। प्रकृति थोड़ी ना करता है असमानता, समाज क्या करता है? असमानता करता है। सुल्तानाज ड्रीम किसने लिखी थी? ये सब प्रश्न जो होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, उनके नाम याद करने पड़ेंगे। बेगम रुकैया हुसैन ने की थी इसकी, सुल्तानाज ड्रीम की। आगे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह के लिए किस समाज सुधारक ने प्रयास किया था? देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, अभी मैंने जो कराया था इतने में ही ये रानाडे वाला प्रश्न क्या हो चुका है? रिपीट। तो इससे आपको याद हो जाएगा किसने किया था? रानाडे जी ने प्रयास किया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमारा किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया था इसका। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने। आगे चलते हैं। एक समूह का दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार। अब ये प्रश्न देखिए, पूर्वाग्रह रिपीट हो चुका है, इतने में ही देख लीजिए। ये प्रश्न मैंने इम्पोर्टेंट तो छाटे हैं लेकिन मैंने कोशिश की है कि ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट हों, जिससे तरीके समझ में आए कि वो अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो पूर्व कल्पना से जुड़ा हुआ हमारा पूर्वाग्रह होता है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्न गारंटेड ही 100% आएगा ही आएगा इनमें से कोई ना कोई। तो ये 10-12 जो मैंने बोले इसमें से 6-7 तो आएंगे ही, क्योंकि हर बार रिपीट होते हैं। प्रश्न कहाँ से देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता। अन्य पिछड़े वर्गों को डैश भी कहा जाता है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग क्यों नहीं कहा जाएगा? सामाजिक रूप से क्या पिछड़े नहीं होते और शैक्षिक रूप से क्या पिछड़े हुए नहीं होते? विविधता शब्द डैश पर बल देता है। विविधता का मतलब होता है भारत भी क्या है? विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ है? भारत में है, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे या जानवर जो भी रहते हैं, पशु पक्षी, तो इतनी विविधता है हमारे देश में। चाहे इतनी जातियाँ हैं, चाहे इतने धर्म हैं, तो इतनी विविधता होने तो विविधता को क्या कह सकते हैं? असमानता। समानता तो हो नहीं सकती संस्कृतियों में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अंतर। विविधता का मतलब क्या होता है? अंतर है हम सब में, लेकिन फिर भी इतने अंतरों के बाद भी हम क्या हैं? एक साथ रहते हैं। इसलिए विविधता में एकता ही भारत की पहचान है। सामुदायिक पहचान किस पर आधारित है? समुदाय का पहचान किस पर आधारित है? एक तो जन्म पर आधारित होता है और अपनेपन पर आधारित होता है। अल्पसंख्यक समूह कौन है? अल्पसंख्यक समूह कौन है जिनकी मत देने की शक्ति क्या होती है? अल्प होती है। राजनीतिक तौर पर दबंग होते हैं क्या, या संख्या में ज़्यादा होते हैं? समाज में भीतर सबके साथ समान स्थिति में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रश्नों को जो गलत हैं उत्तर, वो उसको साइड करते जाइए, अपने आप आपको एक ना एक बार उत्तर मिलेगा। यह विश्वास कि धर्म ही व्यक्ति या समूह की पहचान में सभी अन्य पक्षों की तुलना में सर्वोपरि होता है, यह डैश कहलाता है। ये प्रश्न भी आप अगर नोटिस करेंगे तो रिपीट हो चुका है
प्रश्न यही होते हैं, इनको अलग तरीके से पेश किया जाता है कि धर्म, अब ये क्या दिखा रहा है, धर्मनिरपेक्ष से प्रश्न आया था कि अब एक व्यक्ति या समूह जो है वो अन्य पक्षों की तुलना में अपने आप को सर्वोपरि दिखाना चाहता है, तो सर्वोपरि कब दिखाएगा, जब उसमें क्या आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा, नहीं जब धर्मों को समान मानेगा वो, नहीं। लोकतंत्र बिल्कुल नहीं, और उपनिवेशवाद तो इसका हो ही नहीं सकता। अब कोई उसमें, अब इसमें एक व्यक्ति और समूह में उपनिवेश कहाँ से आ गया, दूसरा कोई हम पे थोड़ी ना राज कर रहा है, ऐसा कोई तो बात है नहीं। तो ये तो सीधी सी बात क्या रह गई फिर, धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म की समानता तो जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि वो तो अपने धर्म को सर्वोपरि मान रहा है। लोकतंत्र, लोकतंत्र तब कहा जाता है जब वो धर्मनिरपेक्ष होता है कि सारे धर्मों को समान मानता है। उपनिवेशवाद हो नहीं सकता, तो बचा क्या, संप्रदायवाद। तो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। सूचना के लिए अधिकार संबंधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो सूचना पाने के लिए जो अधिकार का जो आंदोलन था वो राजस्थान से शुरू हुआ था, कि हमें भी सूचना मिलनी चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। चलते हैं आगे। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है। देखिए ये प्रश्न, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न देखिए अलग अलग तरीके से पूछ तो रहा है, लेकिन एक बार आप अगर याद ही कर लें इसको, कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सभी धर्म समान, कोई पक्ष नहीं कोई विपक्ष नहीं, सभी धर्मों को समान मानना। हमारा देश भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान लेकर मानता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है। अब जब देश धर्मनिरपेक्ष बन जाएगा तो धर्म का प्रभाव क्या हो जाएगा, कमी तो हो जाएगा। सीधा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। एक्स ऑन पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, माल्थस ने की थी। आगे चलते हैं। मनरेगा, मनरेगा का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में भूख और भुखमरी की समस्या। मनरेगा जो मजदूरों को जो रोजगार की गारंटी दी जाती है इसके द्वारा, तो जो ये था ग्रामीण क्षेत्र के जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसा बोल सकते हैं, कि खाने के लिए जो खाना नहीं है और उनके पास कोई काम करने के लिए कोई कुछ है नहीं, तो उनके लिए यह चीज़ लागू की गई थी, मनरेगा। माल्थस के सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है। मनुष्यों को अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण घटाने की एक सीमित क्षमता होती है। बिल्कुल ही गलत है ये तो। माल्थस का सिद्धांत जरूर ही याद कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो ये प्रश्न आपको दिखेगा ही दिखेगा, गारंटेड है। ये आपको अभी तक पता चल गया होगा, क्योंकि माल्थस से जुड़े हुए 4 प्रश्न इतने ही देर में रिपीट हो चुके हैं, और अपन लगभग 100 प्रश्नों को हल कर चुके हैं इतनी देर में। आगे चलते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार ये प्रश्न जो है आना ही आना है। मैंने कितने बार बोला, देखिए फिर से वहीं से प्रश्न आ रहा है। माल्थस का सिद्धांत, जनसांख्यिकी समीकरण, संक्रमण, ये प्रश्न बहुत बार आता है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी हुई होती है, जिसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किस पारिवारिक संरचना में जायदाद माँ से पुत्री को मिलती है। सीधी सी बात है, अब पिता से पुत्र को मिलती है तो पितृवंशीय, और माता से पुत्री को मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, मातृवंशीय। ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है बहुत बार। अगर आप इस वीडियो को एकदम बढ़िया से देख लें तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ से बाहर तो अब मुझे तो लगता है कोई नहीं आने वाला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने पेपर, इसमें कितने सारे पेपर जो मिला के प्रश्न बनाए गए हैं, और इसमें से देखिए कितने सारे प्रश्न जो हैं रिपीट होते जा रहे हैं। समकालीन दौर में जाति व्यवस्था कौन से समूहों के लिए अदृश्य हो गई है। जाति व्यवस्था कौन से समूहों के लिए अदृश्य हो गई है, प्रतीत होती है। उच्च जाति, नगरीय, माध्यम और उच्च वर्गों के लिए जाति व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों लगाते जा रहे हैं सर। इसका यह कारण है क्योंकि ये प्रश्न सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये प्रश्न जो हैं बहुत बार रिपीट होते हैं। तो मैं जो करा रहा हूँ वो आना ही आना है, इसमें से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। तो जनसंख्या विस्फोट क्यों होगा। मृत्यु दर कम हो जाए,
या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था या रोगों का नियंत्रण? देखो, मृत्यु दर गिरेगी तभी भी जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जब मरने वाले कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। रोगों पर नियंत्रण हो गया तभी भी जनसंख्या विस्फोट होगा। बस कब नहीं होगा, जब क्या हो जाएगा, जन्म दर गिर जाएगी। जन्म दर गिर जाएगी, जब जन्म ही कम लेंगे तो जनसंख्या विस्फोट का कारण वो बनेगा ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अरे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना, जो सारे प्रश्न एक आसान हैं, आपको बस प्रश्नों को हल करने का ट्रिक आना चाहिए। किस राज्य की जनसंख्या में जातीय लोगों का अनुपात एक ही दशक में घटकर आधा रह गया? ये था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में ऐसा हुआ था और यह परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक बन गया सीधा। चलते हैं, निम्न में से कौन सी जाति की विशेषता है श्रेणी और परिस्थिति के अधिक्रम में संयोजन होती है? ये क्या हो जाएगी हमारी उत्तर। पैंतीसवां जो प्रश्न है हमारा, ये हमारा है, औपनिवेशिक काल में जाति में क्या परिवर्तन है? औपनिवेशिक काल में जाति में क्या परिवर्तन है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2। एक तो जनगणना द्वारा जातियों की गणना पर रिकॉर्ड किया गया था, हाँ किया गया था, 1991 याद कीजिए। और जातियों को परंपरागत व्यवसाय से जोड़ना, ये सब अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। दलित शब्द के बारे में क्या सही है? इसका अर्थ पैरों से कुचला हुआ, बिल्कुल सही। और वह उत्पीड़ित लोगों का घोतक है, बिल्कुल सही। बी उत्तर हो जाएगा इसका। आदिवासी शब्द किस शब्द की तरह राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है? आदिवासी शब्द का अर्थ हो चुका है अब दलित शब्दों में परिवर्तित हो चुका है। सामाजिक बहिष्कार के संबंध में क्या सही है? सामाजिक बहिष्कार के संबंध में समूह को समाज से अलग रखना, बिल्कुल सही। और सबको बराबर अवसर मिलते रहे, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इस बहिष्कार का मतलब। अब बहिष्कार का मतलब उसे निकाल देना समाज से, तो समान अवसर कहाँ से आ गया? व्यवस्थित होती है। सामाजिक बहिष्कार के संबंध क्या है? समाज से अलग रखा जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, आगे चलते हैं। वह व्यवस्था है जो लोगों को वर्गीकृत करते हुए अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है। अब कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो सबको अलग अलग वर्गों में बांट देती है और अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध तरीके से लगाती है? ये प्रश्न भी देखिए कितने बार रिपीट हो चुका है, सामाजिक स्तरीकरण वाला, कि समाज को अनेक वर्गों में बांटना और उन्हें एक श्रेणी में लगाना। ये बिल्कुल सेम प्रश्न आया था पीछे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब अभी तक इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो मैंने, जो बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो 15 क्वेश्चन है लगभग, उनसे जुड़े हुए 30 क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं जो उसी से जुड़े हुए हैं। और उनमें से लगभग 10 तो लग रहा है पेपर में आएंगे ही आएंगे। आगे चलते हैं। अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अब ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया। अब उसका क्या हो जाएगा, ये राजनीतिक तौर से कमज़ोर होते हैं, बहुत आसान। और ये आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। यह बहुसंख्यक वर्ग के दबाव में पहचानों में ये मजबूर होना पड़ सकता है। तो बिल्कुल सही 1 और 2 हो जाएगा हमारा, कोई इसमें दो राय तो है ही नहीं। तो बहुत आसान, ये तो बिना पढ़े भी बच्चा कर देता है। 12वीं क्लास के बच्चे हो, इतना तो कर ही सकते हो। डैश के समय नागरिक सुविधाएं छिन जाती हैं और मीडिया पर सेंसस व्यवस्था लागू हो जाती है आपातकाल के दौरान। चलते हैं आगे। एकीकरण की नीतियों के लिए क्या सही है? अगर एकीकरण करना है तो उसके लिए क्या सही होगा?
एकीकरण करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1/3। इसमें हमारा है नहीं, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1/3 कि यह केवल एक राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना चाहती है। ये एकीकरण की नीति है क्योंकि हम राष्ट्र की पहचान बनाना चाहते हैं और प्रभावशाली समूहों को भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए एकीकरण जरूरी है। क्षेत्रवाद के तात्पर्य खास से क्षेत्रीय पहचान के प्रति प्रतिबद्ध विचारधारा से है। डैश के कारण भौगोलिक क्षेत्र ये सारे। आगे चलते हैं। सांप्रदायिकता के बारे में क्या सही है? वह राजनीति से सरोकार रखती है और धर्म से नहीं रखती है। संप्रदायवाद का जो हमारा मतलब है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने 3-4 प्रश्न देख लिए वो सिर्फ संप्रदायवाद से जुड़े हुए थे। सिर्फ क्या थे? संप्रदायवाद से जुड़े हुए प्रश्न थे। आगे चलते हैं। पराश्रितता अनुपात किसके बीच का अनुपात होता है? पराश्रितता, ये भी हमने ये प्रश्न, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हम कर चुके हैं अभी। यह जो प्रश्न है पराश्रितता अनुपात किसके बीच का होता है? जो बूढ़े लोग होते हैं और जो बेरोजगार युवकों और रोजगार से जुड़े हुए, ये नहीं हो सकता। बूढ़े व कार्यशील लोगों नहीं, बच्चे, बूढ़ों व कार्यशील वर्गों के लिए। अब ये जो पराश्रितता है, यह प्रश्न जो है यह आपका जब हम किताब खोलते हैं तो पहले ही चैप्टर में, और अगर सपोर्टिंग मटेरियल भी खोलेंगे तो उसमें सबसे 2 या तीसरे पेज पे ही मिल जाएगा इसका उत्तर। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व करेंगे। यह आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि आप खुद भी ऐसे प्रश्नों को ढूंढने का कोशिश कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपरों में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात किनके लिए चिंता का विषय बन गया है? देखिए, एक और, जैसे ही मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट है, और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न एक और भी आ गया। तो किस लिए चिंता का विषय है? क्योंकि यहाँ कार्यशील जनसंख्या घट जाती है। क्या हो जाता है? कार्यशील जनसंख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। और यहाँ पे जो कार्यशील नहीं होते उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात क्या दर्शाता है? देखिए, अब यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें, जो 3-3 प्रश्न हैं वो सेम टू सेम एक दूसरे से जुड़े हुए आ गए हैं। ये भी आप खुद ही हल करेंगे इसको भी। अब ये पैसेज हैं जो आप खुद कर सकते हैं सॉल्व। बहुत ही आसान होते हैं पैसेज, और जो कि आसानी से आपके द्वारा भी हल किए जा सकते हैं। अब ये हमारा एक और तरीके का, अलग तरीके का प्रश्न आ चुका है कि एस्से ऑन पॉपुलेशन नामक निबंध संबंधित किससे है। ये वीडियो बड़ी हो चुकी है, लेकिन लगभग 1 घंटे में आपको वो सारे प्रश्न करा दिए गए हैं। अब ये प्रश्न आपने इतने बार एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न हल कर लिए हैं, जो कि बहुत बार पेपर में आते ही हैं। यह निबंध किसने लिखी थी? किससे संबंधित है? पॉपुलेशन है तो सीधी सी बात है, जनसंख्या से जुड़ी होगी। सबसे अधिक प्रचलित संकल्पनाएं संस्कृतिकरण और प्रबल जाति किसकी देन है? तो ये हमारा क्या उत्तर हो जाएगा इसका? भेदभाव। क्या हो जाएगा? भेदभाव इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनादर और अधीनता सूचक अनेक कार्य सार्वजनिक रूप से कराना अस्पृश्यता की प्रथा का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो किससे जुड़ा हुआ है अस्पृश्यता? पहने हुए जूतों को उतार कर हाथ में पकड़ लेना, ये भी अस्पृश्यता का एक उदाहरण है। सिर झुकाकर खड़े रहना, ये भी अस्पृश्यता का उदाहरण है। अब रही बात, ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमसे पूछा है एक महत्वपूर्ण अंग है।
तो कौन सा है इसमें से? बेकार करना या टोपी, पगड़ी, उतारना। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बेकार करना। क्या हो जाएगा उत्तर? बेकार करना। प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा कि भारत में विविधता के कारण बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अब फिर से ये चुनौती वाला प्रश्न, जैसे मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनौती से जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत बार आता है। देखिए कितने बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और अलग अलग तरह के पेपर हैं और रिपीटेड क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने बोला कि जो भारत की चुनौतियाँ हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद। भाईचारा थोड़ी ना इसकी चुनौती है, तो इससे आसान क्या होगा? तो डी क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो है भाईचारा हमारा उत्तर हो जाएगा। 5वां जो है डेमोग्राफी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये सब सारे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारे प्रश्न तो आते हैं। तब इससे बाहर क्या आएगा? लोगों का वर्णन ही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? लोगों का वर्णन। ठीक है, चलते हैं आगे। जनजातियों को उनके स्थायी व अर्जित विशेषताओं के अनुसार विभाजित किया जाता है। शारीरिक विशिष्टता उसके लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य क्या नहीं होता? शारीरिक विशिष्टता लाना क्या जनजातियों का लक्ष्य होता? नहीं। सही है गलत? अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत कहा जाता है, बिल्कुल सही। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में डैश का स्थान दूसरा है। यह प्रश्न जो है आपको होमवर्क में देता हूँ क्योंकि इसमें 99% बच्चा जो 12वीं में है, 99.99 जो है इसका उत्तर गलत नहीं देगा कि विश्व भर में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश का शासन करना क्या कहलाता है? ये भी 99% बच्चा 12th का उत्तर इसका देगा ही देगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए क्योंकि ये मैंने बहुत मुश्किल से ये पेपर भी जमा किए हैं। बहुत जगहों से मुझे यह लाना पड़ा है, ढूंढ के मैंने बहुत कोशिश की है और ये प्रश्नों में छाटा है। राणा डे से जुड़ा हुआ फिर से प्रश्न आ गया। मैं कैसे बताऊं? अब बताओ क्या बताऊं मैं? ये अब आप भी समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना रिपीट हो रहा है। सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही तरह के प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। राणा डे ने विधवा विवाह, सही गलत बताना है। अब राणा डे ने विधवा विवाह के लिए क्या किया था? विधवाओं के लिए कार्य किया था, उन्हें बचाने का कोशिश किया था, उनके लिए खड़ी हुई थी। तो इसमें क्या बोला है कि उन्हें विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द रेटेक्स ऑफ द हिंदू लॉ, उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के नियम के अनुसार बताया था। नियम के अनुसार बताया था? बिल्कुल ही नहीं, नियम के अनुसार नहीं बताया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। आगे चलते हैं। किसानों द्वारा आत्महत्याएं डैश घटनाएं बन गई हैं। अब इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? ये भी आपका क्या होगा? होमवर्क। सभी प्रश्न आप 12th क्लास में तो इतना आसान सा प्रश्न तो हल कर ही सकते हैं। उत्तरी भारत में कई भागों में बेगार जैसी पद्धति प्रचलित में है। बेगार का अभिप्राय क्या है? आप बताइए। इससे आसान क्या होगा? बता दूं या ना बताऊं? बताइए। चलो बता ही देता हूँ, बेरोजगारी। अभी इससे आसान क्या होगा? बेगार का मतलब क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग काम किस तरह पाते हैं? बताइए। अब इतना आसान है। विज्ञापन द्वारा, बिल्कुल ही सही। रोजगार कार्यशाला द्वारा, हाँ। निजी संपर्क द्वारा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर से माल्थस का सिद्धांत आ गया। ये प्रश्न कितने बार रिपीट होगा अब आप ही देख लीजिए। संसाधन गतिशीलता के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संघर्ष एवं सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह असमान के अन्य लोगों के खराब स्थिति में है।
इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसे हमें सही कथन लिखना है जो कि हम लिख देंगे। अब आपको जो भी इससे जुड़ी हुई जो भी आपको लगता है कि कथन सही है वो आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। भूमि सुधार की तीसरी श्रेणी डैश अधिनियम थे। कौन सा अधिनियम था भूमि सुधार का अधिनियम? ये हमारा था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग याद कर लेंगे। लैंड सीलिंग अधिनियम से जुड़ा हुआ था। अब प्रश्न हमने बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, फिर भी एक दो प्रश्न और करा देता हूँ मैं, और इससे बाहर अब मुझे तो नहीं लगता कि और कोई प्रश्न आने वाला है। सही या गलत बताना है। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी क्षेत्र के कंपनियों में बेचने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल कर रही है। अब आप देख लेते हैं एयरप्लेन, रेलवे, ये सारी चीज़ें जो सुनते हैं कि बेच रही है सरकार, तो उससे सरकार को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उससे पहले सरकार नुकसान में जा रही थी। तो अब ये नहीं है कि अब सरकार ही हर चीज़ को चलाएगी, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, उदारीकरण कह सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्रू। आगे चलते हैं। झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलन के करिश्माई नेता का नाम क्या था? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जयपाल सिंह मुंडा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, अब वो आप देख लीजिएगा, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये सारे प्रश्न जो थे, वो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे पिछले 5-7 वर्षों में, वो मैंने आपको कराने की कोशिश की है, और जहाँ से भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके मैं लेकर आया। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और वन शॉर्ट वीडियो है ये, 1 घंटे से कम समय में मैंने ये सारे प्रश्न हल कराने की कोशिश की है, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके कीजिए, क्योंकि हमारी भी इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। इसे एडिटिंग हो, चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे कंटेंट ढूंढने में, और इतने सारे प्रश्नों को एकत्रित करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर कीजिए इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।